स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल के बारे में। यस, अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर देखें फ्यूल सेल है क्या, फ्यूल से ही पता चलता है समथिंग जिसको आप बिल्कुल बर्न करोगे और एनर्जी गेन करोगे। ठीक है, सो दीज आर द गैल्वेनिक सेल्स। So these are the galvanic cells in which energy of combustion of fuels like hydrogen, hydrocarbons हो सकते हैं, मीथेन, प्रोपेन etc., methanol etc. is directly converted into electrical energy। ठीक है, फ्यूल का मतलब आप जानते हो ईंधन, आप उसको बर्न करोगे और वहां से एनर्जी लोगे। जैसे अगर हमारे घरों में हम वुड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो उसको बर्न करके जो एनर्जी आती है उसी को हम यूज करते हैं। तो इन सेल्स के अंदर खास बात क्या रहती है कि रिएक्टेंट की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली रखनी पड़ती है। जैसे ही सप्लाई बंद तो सेल स्टॉप्स वर्किंग। जैसे अगर हम मान लो चूल्हे में लकड़ियां जला रहे हैं, वुड जला रहे हैं, तो जैसे ही आप वुड को बाहर खींच लोगे वहां पे जो भी हीटिंग का प्रोसेस था वो बंद हो जाएगा। आप खाना बना रहे हो तो खाना नहीं बनेगा। सो in these cells, the reactants are continuously supplied to the electrodes and products are continuously removed from the electrolyte compartment। ये प्रोसेस चलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो इस सेल के अंदर हाइड्रोजन दिस इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो कंबस्शन है हाइड्रोजन की, ये रही कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बनेगा H2O। बैलेंस कर दीजिए, दिस इज कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा बाय प्रोडक्ट, और साथ ही साथ हमारे पास डेल्टा H है नेगेटिव, मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी। और उसी एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ फ्यूल सेल बोलेंगे या एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल बोलेंगे, एंड दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। स्पेशली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज किया गया था। अब देखो वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, स्पेशल फोकस रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के ऊपर। बहुत ओल्ड है एंड इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। और उसके अलावा नासा इन्होंने भी इसको यूज किया था इन 1960 फॉर द स्पेस शटल प्रोग्राम ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन इन द मून। राइट, तो ये दो हमारे पास इसकी यूजेस हैं। 1960 में नासा ने यूज किया था और अपोलो वालों ने भी इसको यूज किया। तो इसको हम AFC भी बोलते हैं, अल्केलाइन फ्यूल सेल, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्केलाइन। तो इसको AFC भी बोलते हैं। और ये जो स्पेस शटल मून के लिए हमने यूज किया था दिस इज नोन एज बैकन फ्यूल। दिस इज नेम ऑफ अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन्वेंटर है तो उसके नाम के ऊपर इसको AFC और बैकन फ्यूल भी कहते हैं। सो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। जैसे हमारे घरों में होता है, हम लोग LPG यूज करते हैं, गैस ऑन किया और कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो चाहे कोई और चीज बना रहे हो, तो व्हाट हैपन्स द मोमेंट आप गैस को ऑफ कर देते हो कुकिंग का प्रोसेस स्टॉप कर जाता है। ठीक है, तो अगर आप सप्लाई को कंटिन्यू रखते हो काम चलता रहेगा। सिलेंडर खत्म हो गया तो खाने का प्रोसेस, खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। मींस वो काम तब तक होता रहेगा जब तक उसमें LPG की सप्लाई जा रही है। सेम हैपन्स विद द फ्यूल सेल, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्यूल। कॉन्टिन्यूसली हम इसके अंदर फ्यूल भेजते रहते हैं, ना तो इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस करना पड़ता है। बहुत ही ड्यूरेबल और इफेक्टिव अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। जस्ट आपको पाइप्स लगानी है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो बस उसको सप्लाई करते रहना है। और स्पेशली इसको डिजाइन किया गया था स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर हमें ऐसा फ्यूल सेल चाहिए जिसको हम यूज करें और उसका बाय प्रोडक्ट वो हमारे लिए बोझ ना बने, भार नहीं बढ़ना चाहिए शटल के अंदर। तो इसके प्रोसेस के अंदर आप देखना जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज वाटर। एंड जो हमारे स्पेसशिप के अंदर लोग जाते हैं दे मेक यूज ऑफ दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज प्योर वाटर। तो कुछ भी वेस्टेज नहीं है, हाईली एफिशिएंट है। और अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करूं तो इसकी जो वोल्टेज है
स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर दिस इज 1.23 वोल्ट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल की वोल्टेज कितनी होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, और ये वोल्टेज है थ्योरेटिकल, दिस इज थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली हो सकता है इससे थोड़ा कम आए, बट थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, दैट इज 1.23 वोल्ट। तो प्रोसेस क्या रहता है, एक साइड से हम हाइड्रोजन को बबल आउट करते हैं थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड्स जो कि कार्बन के बने हैं, इसमें एनोड भी कार्बन है, इसमें कैथोड भी कार्बन है, और दूसरे चैम्बर से इसमें पास की जाती है ऑक्सीजन गैस, और ये रहा बीच में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्केलाइन सॉल्यूशन है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो ये इसके थ्रू बबल आउट करके हाइड्रोजन हमने इधर भेजी और इसके थ्रू यहां पहुंच गई, इधर से ऑक्सीजन इसके थ्रू यहां पहुंच गई। अब वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो एनोड पे होंगी, कौन सी रिएक्शंस हैं जो कैथोड पे होंगी, अब हम उनको देखेंगे। तो एज यूजुअल जो हमारा फॉर्मेट रहता है एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें एनोड भी कार्बन है, कैथोड भी कार्बन है, और इलेक्ट्रोलाइट या तो हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड यस, वी मेक यूज ऑफ कैटलिस्ट सो दैट रिएक्शन ज्यादा अच्छे से हो, एंड दैट इज प्लेटिनम और पैलेडियम, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन इलेक्ट्रोड्स, और ये परफोरेटेड हैं, इसमें जगह जगह पे छेद हैं, तभी हाइड्रोजन इसमें से पास करके इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंच जाती है। अब जब रिएक्शन हो गया तो बाय प्रोडक्ट मैंने बोला वाटर, तो ये हमारे पास आउटलेट्स रहती हैं और यहां से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा प्लस ऑक्सीजन और ये बन जाएगा वाटर। बेसिकली यही रिएक्शन हो रहा है, और ये जो वाटर बना दैट इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। तो एनोड के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन और कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर बबल्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट थ्रू पोरस इलेक्ट्रोड्स। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जितने भी फ्यूल सेल हैं दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। यही रहता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ओके, हाइड्रोजन और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वहां से इसने एक्सेप्ट किए 4 OH नेगेटिव आयॉन्स, और यहां बन जाते हैं हमारे पास 2H2O। इनको कंबाइन करते ही बन जाता है वाटर, एंड इसको कंबाइन करके बन गया वाटर 4 विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये चीज नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोड यूज करने वाला है। कैथोड के ऊपर कौन है, ऑक्सीजन गैस। इट मेक्स यूज ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे जनरेट हुए थे, वो चारों इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है एंड फॉर्म्स 4 OH नेगेटिव। तो ये इधर यूज होता रहता है, ये इधर यूज होता रहता है। चलिए ओवरऑल रिएक्शन, ये है 4 और ये है 2, इधर जाके 2 माइनस हो जाएंगे, तो आई विल गेट हाइड्रोजन गैस प्लस 4 OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव से कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल, वी आर हैविंग H2 प्लस O2, और दूसरी साइड ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर जाके माइनस हो गए, 2H2O लिक्विड, राइट। ये बनेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो अब आप देखो बैलेंस्ड है 2 हाइड्रोजन, अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए ये रहे 2H2O, 4 + 4 8, तो 2H2 + O2 ये बन गया 2H2O। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आप देखिए बाय प्रोडक्ट बन रहा है वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दिस वाज द वेरी वेरी सिंपल वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। डायग्राम बनाइए, आप आसानी से बता सकते हैं। यहां पे बबल आउट होके इधर पहुंचा और बाय प्रोडक्ट वाटर बन के बाहर, और इस रिएक्शन के दौरान दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। इस रिएक्शन के दौरान जब एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है,
एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी वोल्टेज कितनी है, यूज कहां पे हुआ, इसको AFC बोलते हैं, कौन से सेल को बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वैक्यूम फ्यूल सेल क्या है, देन एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, विच इलेक्ट्रोड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन फ्यूल सेल। एक एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जो बोल रही हूं उसको जरूर नोट करना। और मैंने आपको बताया था नॉट ओनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी हाइड्रोकार्बन से। तो एक एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के साथ सेम फ्यूल सेल। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। प्रोसेस सेम, जस्ट हमने हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे लगा दिया हाइड्रोकार्बन का सिलेंडर, नथिंग एल्स। क्योंकि फ्यूल यूज करना है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स दे आर वेरी गुड फ्यूल्स। पेट्रोल डीजल आप लोग यूज करते हो, तो उसी तरीके से जो गैशियस फ्यूल है पेट्रोल डीजल के अंदर तो 8 एंड अबव 8 कार्बन से ऊपर का हमारे पास हाइड्रोकार्बन रहता है। पर यहां पे हम यूज कर रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा एंड मिथेनॉल दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो मैं यहां पे वर्किंग लिखने जा रही हूं प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। सेम एनोड पोरस कार्बन, कैथोड पोरस कार्बन, सेटअप तो वही है, वही डायग्राम है, सेटअप के अंदर वही सारी चीजें हैं। बाय प्रोडक्ट भी वाटर ही बनेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहां पे एनोड के ऊपर एंटर कर रहा है प्रोपेन गैस। इट विल टेक अप 20 हाइड्रोक्साइड आयंस। क्योंकि यहां पे अल्कली है हमारे पास, तो 20 OH नेगेटिव इसने एक्सेप्ट किए। तो यहां पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स बाहर। ठीक है, अब आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 8, 20 + 8 28। मीन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आ गए 14 वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस एंड वाटर लिक्विड, राइट। तो यहां से 20 OH नेगेटिव मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर। ऑक्सीडेशन हुई ना, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जैसे पहले भी सेम यही चीज हुई थी, एडिशनल क्या आया यहाँ पे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। जितने कार्बन है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैथोड के ऊपर हमने क्या एंटर करवाया, देयर वाज ऑक्सीजन गैस। सेम जो फ्यूल सेल के अंदर हुआ था, इट विल टेक अप 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो रिडक्शन। और क्या बनाएगा ये, इट विल फॉर्म 4 OH नेगेटिव आयंस। फ्यूल सेल के अंदर भी ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन मुझे तो बैलेंस करना है दोनों को। इधर है 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 OH, यहां कितने बन रहे हैं 4। तो पहले हमने देखा था ना, वो इधर वाला इधर यूज हो रहा था, तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख रही हूं आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 5। तो मेरे पास आ गया 5 O2 प्लस 5 2 जा 10 H2 लिक्विड प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन गया 20 OH नेगेटिव एक्वस। हो गया बैलेंस। नाउ इट वाज इक्वेशन 1, इट वाज इक्वेशन 2। तो बेटर है आप इसको इस तरीके से दोबारा से लिख लें। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर देखिए ये रहा C3H8 गैशियस प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, 5 ऑक्सीजन्स। ओके, अब देखो इधर 20 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल, 20 OH नेगेटिव 20 OH नेगेटिव के साथ कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट साइड पे है 14 वाटर, लेफ्ट के ऊपर है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जब दूसरी साइड जाएंगे 10 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 3 CO2 प्लस 4 H2O लिक्विड। तो इट वॉज द ओवरऑल रिएक्शन। तो आप दोनों तरफ कैलकुलेट करके देख लीजिए, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन्स 8 हाइड्रोजन्स, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 + 4 10। तो इस तरीके से होती है वर्किंग ऑफ प्रोपेन
आप इथेन से लिख सकते हो, मीथेन से लिख सकते हो, मेथेनॉल से लिख सकते हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ध्यान रखना है जो एनोड पे है उसको जरूर लिखें, जो कैथोड पे है उसको जरूर लिखें, और एनोड का प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन इधर एज अ रिएक्टेंट बिहेव जरूर करेगा। नाउ दीज फ्यूल सेल्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंसी रहती है, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं। हम इसकी जो भी एडवांटेजेस हैं उनको पेन डाउन करेंगे, लिखेंगे उनको भी एक एक करके। तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए स्पेस के अंदर तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन अब इसको स्पेसक्राफ्ट के अलावा व्हीकल्स के ऊपर भी ट्राई किया जा रहा है। तो इट वॉज वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एंड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल की एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो उसको 2-4 लाइंस में नोट कर लेते हैं। तो इसकी पहली एडवांटेज हाई एफिशिएंसी। दीज सेल्स कन्वर्ट एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर मोर एफिशिएंट, और एफिशिएंसी है 60 to 70% एज कंपेयर टू जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन फ्यूल, इट इज ओनली 40%। तो उसके कंपैरेटिव इट इज ऑलमोस्ट डबल, राइट। देन इट्स अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड मटेरियल नहीं होता जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है एज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बैटरी। तो फ्यूल को हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं आता बाहर, नो ऑब्जेक्शनेबल बाय प्रोडक्ट, देयरफॉर दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्री वर्किंग रहती है। तो नाउअडेज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज काम कर रही हैं फ्यूल सेल्स के ऊपर, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर इट वाज अ बिग हिट। तो अब उनकी कोशिश है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर हम लोग चलाते हैं, तो क्यों ना उनको फ्यूल सेल के साथ रिप्लेस किया जाए, सो दैट एनवायरमेंट के अंदर कोई भी ग्रीन हाउस गैस ना जा पाए। तो अब हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। लेट्स सी, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम अदर टर्म दैट इज कोरोजन। आप सबने ये टर्म सुनी हुई है, कोरोजन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इट इज नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेगेटिव क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। आप में से किसी ने तांबे की अंगूठी पहनी होगी, तो अभी जैसे जैसे हवा में मॉइस्चर बढ़ेगा आप देखेंगे आपकी फिंगर के नजदीक वो ग्रीन ग्रीन सा जमना शुरू हो जाता है। दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर आपने सिल्वर पहना है, चांदी पहनी है, तो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, स्किन आपकी थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो जाएगी वहां से। वैसे भी चांदी की जो चीजें होती है वो मॉइस्चर लगने पर ब्लैक ब्लैक सी दिखाई देती है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर। हमारे घरों में ग्रिल्स लगी हैं, लोहे का कोई भी आर्टिकल, एल्मीराज हैं, अगर हमने उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया है, कोरोजन से प्रोटेक्शन नहीं करी है, तो दे विल डिटीरियोरेट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ अ मेटल बाय गैसेस एंड वाटर वेपर्स present in air due to formation of certain chemical compounds, and those chemical compounds are always oxides. Oxide of copper, oxide of silver, then oxide of iron. और आयरन का corrosion of iron, corrosion of iron, it is known as rusting of iron, ठीक है। और आपको पता है रस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 x वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो लेक्चर के साथ साथ आपने इन चीजों को नोट करते जाना है। अब मेरे पास जो आप लोगों के लिए काम है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बहुत बार पेपर में आई हुई है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही ली जाएगी कि राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मैं ये मान के चलूं इट इज अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है, दिस इज आयरन पीस।
इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास मॉइस्चर आ गया, एटमॉस्फेयर। तो क्या रिएक्शंस होती हैं? आयरन एक्ट्स एज एनोड, कोई भी आर्टिकल जो आयरन का बना होगा, एंड हियर इट विल बी कैथोड। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी दैट विल एक्ट एज कैथोड। तो क्या रिएक्शंस हुई? एट एनोड iron solid, it converts into iron 2 positive aqueous by the loss of 2 electrons. तो यहां से बना iron 2 positive by the loss of 2 electrons। ये iron 2 positive, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट कर दिए इधर। अब यहां पे 4H positive in the presence of atmospheric oxygen, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाते हैं 2H2O। तो इस तरीके से हमारे पास आयरन से बन जाता है आयरन 2 पॉजिटिव, एनोड पे हो गई ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड के ऊपर 4H positive, in the presence of oxygen they accept 4 electrons and form H2O। इस तरीके से ये बन जाता है H2O। तो मैं जरा इनको कंबाइन करूं, ओवरऑल रिएक्शन रस्टिंग, अभी रस्टिंग स्टार्ट हुई है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी हमारे पास? आयरन सॉलिड प्लस, अब देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 के साथ। तो ये बन गए 2 आयरन सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आ गए 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बनी। लेकिन अभी आयरन से बना है आयरन 2 पॉजिटिव। रस्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, दिस इज रस्ट। ये बन गया आयरन 2 पॉजिटिव। लेकिन ये H पॉजिटिव कहां से आया? एक चीज देखने वाली, ये H पॉजिटिव कहां से आया? तो देखिए, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आपको पता है ये कार्बोनिक एसिड होता ही होता है। रेन वाटर थोड़ी सी एसिडिक होती है, पीएच उसकी 7 से लेस होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बना देता है 2H पॉजिटिव प्लस CO3 कार्बोनेट, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है H2CO3, और ये पहले एक H पॉजिटिव हटाए और एक बाइकार्बोनेट बनाए, ठीक है। फिर ये जो HCO3 है ये फिर से एक H पॉजिटिव निकाले और क्या बना दे? CO3 नेगेटिव। डिपेंड करता है, या तो वो एक ही रिएक्शन में हो जाएगा या ये 2 स्टेप्स में होंगे। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये रहा थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से या तो ये एक ही उसमें स्टेप में आप 2H अलग कर दो और कार्बोनेट अलग, या फिर कार्बोनेट, इस कार्बोनिक एसिड से पहले एक H पॉजिटिव निकला, ये बन गया, फिर इससे दूसरा H पॉजिटिव निकल गया। तो दिस इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये H पॉजिटिव कहां से आए, ठीक है। अब हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव है, इसके बाद इधर आ जाएंगे। ये जो आयरन पॉजिटिव हैं ये और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे अलोंग विथ वाटर, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, एंड इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस साथ में निकल जाएंगे 8H पॉजिटिव। देखिए हम बैलेंस है, ये रहे 2 और ओके इसको कर देते हैं हम 4, तो ये हो जाएगा 3 2 6, और इधर है 4 4 और 2 6, ऑल बैलेंस्ड। इधर है 4 हाइड्रोजन और उधर है 8H पॉजिटिव। ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। अब ये फेरिक ऑक्साइड आगे क्या करेगा?
Fe2O3 दिस इज सॉलिड प्लस बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और ये बन जाता है XH2O विच इज रस्ट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, रिएक्शंस तो यही है। कैथोड एनोड के ऊपर आयरन से बना आयरन 2 पॉजिटिव, कैथोड पे H पॉजिटिव और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बना लिए वाटर, दोनों की ओवरऑल रिएक्शन। ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको पता होना चाहिए, ये H पॉजिटिव आए कहां से। उसके बाद इसके आगे रिएक्शन ये हुई, ये जो H पॉजिटिव आयंस बने इन्होंने और ज्यादा ऑक्सीजन यूज करी और ये बन गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और इस तरीके से ये बन गया रस्ट। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कितने टाइम के लिए होती है? वेदर इट टेक्स 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day, 1 year, कितना? ये रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन तब तक चलती रहती है जब तक सारे का सारा आयरन का आर्टिकल आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब ये डिपेंड करता है कि वो आयरन का पीस कितना है। अगर ये बहुत बड़ी अलमारी है, इट मे टेक 10 years. So this corrosion, it's like an evil because we don't need corrosion to be present on metals, क्योंकि ये मेटल की जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं उनको खराब करता है। तो अब कोरोजन से बचें कैसे? लेट अस फाइंड आउट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूं सो दैट आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? ओके, लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले है बैरियर प्रोटेक्शन। ओके, व्हाट इज बैरियर प्रोटेक्शन? ये कोई आयरन का पीस है, मुझे इसका कांटेक्ट रोकना है एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर से। क्या करूं? पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, इसके ऊपर थिन लेयर किसी भी सॉल्यूशन की लगा दो। प्रोटेक्शन आ गई ना बीच में, ठीक है, बैरियर आ गया बीच में। तो इट कैन बी डन बाय अप्लाइंग ग्रीस, देन ऑयल, पेंट एटसेट्रा। आपने अपने घरों में देखा होगा जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जो भी आयरन का मटेरियल आता है लोहे के ऊपर एकदम से आपको पेंटर बोलेगा रेड ऑक्साइड ले आओ, ठीक है, आयरन का सोल्यूशन रहता है उसको पेंट कर देते हैं एंड दैट एक्ट एज अ बैरियर। क्योंकि रिएक्ट किसने करना है? आयरन ने। आयरन तो अंदर रह गया, उसके ऊपर हमने रेड ऑक्साइड का कवर चढ़ा दिया, पेंट कर दिया। तो पेंट आपके घरों में जितनी भी लोहे की अलमीराज हैं, किसका क्या किया हुआ? उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। कोई भी दुकानदार जो है वो जो अलमारियां बनाते हैं, अलमीराज बनाते हैं, वो सिर्फ लोहे की बना के नहीं दे देते, वो तो खराब हो जाएगी। तो पेंट करके, तो आइदर बाय अप्लाइंग ग्रीस, ऑयल, पेंट, ठीक है, तो इसको यूज करके हम इसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट था बैरियर प्रोटेक्शन। उसके अंदर आपको मेंशन क्या करना है? यू हैव टू नोट डाउन दैट इन दिस प्रोसेस अ बैरियर इज प्लेस्ड बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेरिक एयर। दोनों के बीच में ऐसा बैरियर आ जाए, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो रस्ट लगेगा। तो वो बैरियर क्या हो सकता है? द सरफेस इज कोटेड विथ पेंट और सम केमिकल, जैसे बिस्फिनोल। दिस इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल। देन बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस लगा दी जाती है। देन मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, जैसे ड्राई सेल को बाहर से हम जिंक को कोट कर देते हैं ना, तो मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव हैं मोर देन आयरन, लाइक टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। फिर है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये कोई आयरन का पीस है, हम चाहते हैं ये खराब ना हो, तो क्या करेंगे? इसके ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा दी किसी ऐसी मेटल की विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये मेटल होनी चाहिए मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, लेट अस हैव एन एग्जांपल। हमने ले लिया जिंक, आयरन के ऊपर कवरिंग चढ़ा दी जिंक की। कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक, इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन।
तो आयरन को बचाने का एक ये भी तरीका है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये काम किया जाता है। तो अब क्या हुआ, आपको पता है E0 जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इट इज -0.76 वोल्ट एंड E0 आयरन 2 पॉजिटिव ऑब्लिक आयरन सॉलिड इट इज -0.44 वोल्ट। अब ये देखो लोअर वैल्यू, ये रही हायर वैल्यू, इसकी होगी ऑक्सीडेशन और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। मतलब ये हुआ जब हमने आयरन के ऊपर जिंक की कवर चढ़ा दी, अब जिंक ने अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया आयरन के लिए। आयरन से पहले वो ऑक्सीडेशन कर देगा, तो आयरन तभी रस्ट बनाएगा जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन तो हो रही है जिंक की, जिंक ना तो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, ना ऑक्सीजन के साथ, और ना ही ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि रस्टिंग किसकी हो रही है, आयरन की। तो दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मींस जिंक खुद को सैक्रिफाई कर रहा है, खुद को कुर्बान कर रहा है, ठीक है, किसके लिए, आयरन के लिए। तो इट वाज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब देखो सेकंड मेथड, दिस इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। प्रोसेस आप अच्छे से देख कर आए हो अभी। तो इस मेथड के अंदर आयरन को एक एक्टिव मेटल की लेयर लगा दी जाती है, और एक्टिव मेटल आयरन की प्रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है एंड इट गोज इनटू आयनिक स्टेट, और आयरन ऑक्साइड नहीं बनता है। और जिस प्रोसेस में हम आयरन को जिंक से कोट करते हैं दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर, ये आपके लिए एडिशनल 1 मार्क क्वेश्चन था, हमने जिंक से कोट किया, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग कंपेयर कीजिए। तो दिस इज जिंक -0.76 एंड आयरन इज -0.44। तो दिस इज लोअर, आपको पता है लोअर का होता है ऑक्सीडेशन और हायर का होता है रिडक्शन। तो यहां पे क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लोअर देन दैट ऑफ आयरन, देयरफॉर जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेफरेंस टू आयरन, और हम कह सकते हैं इट सैक्रिफाइसेस, कौन, और जिंक सैक्रिफाइसेस इटसेल्फ फॉर आयरन। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आयरन आर्टिकल्स आर नॉट कोटेड विथ टिन। हम आयरन आर्टिकल्स को टिन के साथ कोट क्यों नहीं करते? रीजन ये है कि अगर तो सिर्फ आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के साथ टिन जो है वो रिएक्ट करता जाएगा क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहां कोई स्क्रैच पड़ गया, अब दोनों मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन को एक्सपोज हो गई, और आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। इन दोनों में देखो दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन and it will undergo reduction. So this coating will be effective as long as it is intact. लेकिन when scratches occur at the coating surface, both metals are exposed to oxygen and iron is preferably oxidized. Iron is preferably oxidized and is rusted. तो ये दोनों की वैल्यू से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। Okay. Next is electrical protection. कहां यूज होती है ये चीज? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम। जमीन के नीचे पानी के अंदर जो हम आयरन की पाइप्स लगाते हैं उनको रस्ट से बचाने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं। होता क्या है, ये मान लीजिए कि अंडरग्राउंड ये वाटर की पाइप जा रही है, और आपको पता है अंडरग्राउंड है तो इधर मॉइस्चर रहेगा, तो थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इसके साथ जैसे ये मैग्नीशियम का पीस लगा दिया, दिस इज मैग्नीशियम, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, बोले बिल्कुल नजदीक नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाने के बाद मैग्नीशियम का। -2.86 वोल्ट एंड आयरन इज -0.44 वोल्ट। ये देखो बहुत ही लो है, लोएस्ट वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू, इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। तो अब अगर थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यहां पे इसके कांटेक्ट में आती है किसी भी तरीके से, तो आयरन से पहले, क्योंकि ये इसके साथ तार से लपेटकर इसको कनेक्ट किया हुआ है,
मैग्नीशियम रिबन के साथ। तो आयरन से पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? मैग्नीशियम से बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आयरन की पाइप को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। प्रोसेस दोनों में सेम है, वहां हमने कोटिंग की, यहां पे हमने जगह जगह पे पीसेस लगा दिए। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन आपने अच्छे से समझ लिया। अब आपको इसके बारे में लिखना क्या है, नोट डाउन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन आर्टिकल्स विच आर इंटैक्ट विद वाटर सच एज अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स। मैंने आपको बताया जितनी भी अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स की फिटिंग होती है, ये प्रॉब्लम वहाँ पे आती है और ये मेथड हम उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। द आर्टिकल ऑफ आयरन इज कनेक्टेड विद मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और जिंक। अब जो एक्टिव मेटल हम यूज़ करने वाले हैं, द एक्टिव मेटल हैज़ लो E0 रिडक्शन, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल उसका लो होगा किसके कंपैरिजन में? देन आयरन। देयरफॉर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स in preference to iron and protect it from being rusted. Now it's a special case of sacrificial protection. Almost उसी की तरह है, बट थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है कि वहाँ हम लेयर नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन की वैल्यूज़ का, तो आप देखो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.36, जिंक का -0.76, आयरन का -0.44 वोल्ट। तो आयरन का सबसे ज़्यादा और मैग्नीशियम का सबसे लो, मतलब लोवेस्ट। जिंक का भी लो है एज कंपेयर टू आयरन, तो मैग्नीशियम इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू जिंक। तो उसको पाइप को, अंडरग्राउंड पाइप को जगह जगह पे हम लपेट देते हैं सो दैट जैसे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और रस्ट लगने के चांसेस बढ़ जाएं, व्हाट हैपन्स, मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेफरेंस टू आयरन। तो बस इसके बारे में आपको इतना सा ही नोट करना है। नेक्स्ट इज बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। आप नेट के ऊपर चेक करना, देयर आर नंबर ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ऐसे केमिकल्स हैं जो रस्ट को रोकते हैं, एंड दोज आर नॉर्मली अल्केलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्केलाइन क्रोमेट्स। अब ये क्योंकि अल्केलाइन है, और आपको पता है उधर जो रिएक्शन थी कैथोड के ऊपर, दैट वाज 4H पॉजिटिव O2 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट वाज फॉर्मिंग 2H2O। अल्केलाइन है तो यहां से आए OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसको इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करने देंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की तरफ जाने ही नहीं देंगे। तो करना क्या होता है, जस्ट आयरन के आर्टिकल के ऊपर इसकी लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे हम पेंट करते हैं उसी तरीके से एंटी रस्ट सोल्यूशन उसके ऊपर लगा देते हैं। कुछ व्हीकल्स के अंदर जैसे स्कूटर्स हैं, उसके नीचे बेस पे भी लगाया जाता है एंटी रस्ट सोल्यूशन, क्योंकि वो नीचे पानी से टच होता रहता है। तो जो मैक्सिमम कंपनीज यूज करती हैं कि जब उसको पेंट कर रही हैं तो दे यूज एंटी रस्ट सोल्यूशंस, कि पेंट तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन उसके नीचे एक लेयर एंटी रस्ट सोल्यूशन की भी रहती है, कि पेंट हट जाए तब भी वो जो नीचे जो मेटल यूज करी है, आयरन यूज किया है, उसको कोई भी फर्क ना पड़े। तो इस तरीके से हम ये 4 मेथड लगाकर कोरोजन से बच सकते हैं, मेटल्स को कोरोजन से बचा सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो to control the corrosion of iron, certain anti-rust solutions are used। नाम से ही पता चलता है ये वो solutions हैं जो रस्ट नहीं लगने देते, anti-rust solutions। तो नॉर्मली इसके अंदर रहते हैं solutions of alkaline phosphates और chromates। और क्योंकि इनकी अल्केलाइन नेचर होती है तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर जो H आयॉन्स यूज होते थे रस्टिंग के अंदर, ये उनको रिमूव कर देते हैं और रस्टिंग होने से रोक लेते हैं। सो इन दिस वे हमने कितने सारे मेथड्स किए, बैरियर, प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल, इलेक्ट्रिकल एंड बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो कई बार पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कोरोजन इज प्रिवेंटेड, या फिर इनमें से कोई एक पूछ लिया जाता है। सो इनको अच्छे से अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो इट वाज ऑल अबाउट द होल चैप्टर
Do make your notes, revise it properly and revise the numericals with very keen care, क्योंकि पेपर के अंदर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉ प्रेफरेबली. सो मिलते हैं एक नए चैप्टर के अंदर एक नए वीडियो के साथ. टिल देन मेक योर नोट्स एंड रिवाइज द चैप्टर.